नमस्कार, मैं हूं आयुषी नेगी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात शूद्र वाले उस युद्ध की जो अब महायुद्ध में तब्दील होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस शूद्र वाली लाइन पर अब तक अखिलेश यादव भाजपा को घेर रहे थे, अब उसी लाइन पर मायावती ने अखिलेश को घेर दिया है। वही बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य की एक्शन अवतार की, जो लगातार अपने ट्वीट से हमला बोल रहे हैं और इस बार उनके निशाने पर संघ के नेता दत्तात्रेय होस बोले हैं, जिन्हें स्वामी ने हिंदू वाले मोर्चे पर न सिर्फ घेरा है बल्कि सवाल खड़ा कर दिया है। साथ ही बात करेंगे भाजपा के उस चौके की जिसने 2024 से पहले सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया है, क्योंकि सपा ने हाथ आया बड़ा मौका गंवा दिया। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात होगी शूद्र वाला युद्ध की, योगी या माया के विरुद्ध। ये बात इसलिए बड़ी हो गई है कि अखिलेश यादव ने भाजपा के खिलाफ शूद्र वाले मोर्चे पर हमला बोला था, जिस पर अब मायावती ने ये कहते हुए पलटवार कर दिया कि अखिलेश शूद्र बोलकर दलित और पिछड़ों का अपमान कर रहे हैं। मायावती के हमले के बाद कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है, जो ये कह रही है कि जब जब भाजपा फंसती दिखती है, मायावती उसे बचाने के लिए आ जाती है। अब सवाल बड़ा है कि क्या मायावती भाजपा को बचाने के लिए सपा पर हमला बोल रही है, या फिर उन्हें अपने वोट बैंक खोने का डर सता रहा है। शूद्र वाला युद्ध, योगी या माया के विरुद्ध। करके समाज के माहौल को खराब करने का कोशिश किया। माया ने दी संविधान की दुहाई, दलित मोर्चे पर खुलकर होगी लड़ाई। जब से अखिलेश यादव ने शूद्र वाला दांव चला है, उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल मचा है। पहले सीएम योगी का जवाब आया और अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मायावती ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ 4 ट्वीट दागकर साफ कर दिया कि अखिलेश की शूद्र वाली लाइन से जितनी तकलीफ भाजपा को नहीं, उससे ज्यादा बसपा को हो रही, क्योंकि मायावती ने अपने हर ट्वीट में सपा पर ही निशाना साधा और शूद्र वाले बयान पर बाबा साहेब और संविधान की दुहाई देते हुए ये कह दिया कि बाबा साहेब ने इन्हें शूद्र नहीं, SC, ST और OBC का नाम दिया था, लेकिन सपा शूद्र कहकर इनका अपमान कर रही। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए मायावती ने कहा कि सत्ता में रहते हुए समाजवादी पार्टी ने ना कभी इस वर्ग का ध्यान रखा, ना इस वर्ग के महापुरुषों का सम्मान किया। इसी बीच मायावती ने अपने ट्वीट के जरिए गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की है। मायावती के इस ट्वीट के बाद जो भाजपा समझ नहीं पा रही थी कि इस मोर्चे पर कैसे सपा को जवाब दिया जाए, उसे भी हमला बोलने का मौका मिल गया, क्योंकि मायावती ने अपने ट्वीट में गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया था। हमारे यहाँ भेदभाव की राजनीति नहीं होती, बांटो और राज्य करो की राजनीति नहीं होती, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती, सबको सम्मान और सबको स्थान देने की राजनीति होती है। और आज भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करते हुए देश में भी प्रदेश में भी सरकार बनाने का काम भी किया है। और गेस्ट हाउस कांड का तो आप सब लोगों को पता है, पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि किस पार्टी के लोगों ने किया, किस सरकार के समय ये घटनाक्रम दुखद घटना हुई थी। और समाजवादी पार्टी का दलितों के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार रहा है, उनका चरित्र रहा, ये पूरा प्रदेश जानता है। जहाँ तक पिछड़े वर्गों से संबंधित विषय है, समाजवादी पार्टी एक परिवारवादी पार्टी है और उस परिवार में भी सफाई के परिवार की भूमिका है, इसके अलावा वो कहीं नहीं आगे बढ़ते। बहन जी का जो कहना है कि ये जो कुछ समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, ये केवल वोट बैंक के हिसाब से दलितों को केवल आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन वो दलित के पक्ष में कभी नहीं रहे। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। का समाजवादी पार्टी का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने कभी भी कोई दलितों की या इस प्रकार से उपेक्षित वंचित वर्गों की चिंता नहीं की। लेकिन जिस तरह से मायावती ने सपा पर हमला बोला, अखिलेश यादव ने भी तुरंत पलटवार कर मायावती के खिलाफ ये कहते हुए मोर्चा खोल दिया कि जब जब मौका आता है वो खुद जवाब देने की जगह किसी और को आगे कर देती है।
उधर कांग्रेस भी ये कहते हुए इस लड़ाई में कूद गई कि जब जब भाजपा फंसती नजर आती है, मायावती उसे बचाने के लिए आगे आ जाती हैं। बीजेपी की होशियारी हम ही नहीं समझ पाया। बीजेपी होशियार पार्टी है, वो जो जवाब नहीं देना चाहती है कभी कभी दूसरे दलों को आगे करती है। जहाँ तक सवाल संविधान का है, हमने भी 26 तारीख का अगर स्टेटमेंट देखेंगे, 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस के दिन ये कहा कि हम समाजवादियों के लिए सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो हमारा संविधान है। बहन जी ने हमेशा से काम किया है, जब जब भारतीय जनता पार्टी फंसती है बहन जी से उबारने काम करती हैं। जब आज पूरा देश एक मत होकर अडानी भाजपा के गठजोड़ के खिलाफ खड़ा है, बहन जी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होकर उसे बचाने का काम कर रही हैं। लेकिन सपा की कोशिश बसपा के साथ साथ भाजपा के खिलाफ शूद्र वाली दीवार खड़ी करने की है, जिसके लिए न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी लगातार झंडा बुलंद किए हुए हैं। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बाद कालिदास मार्ग छोड़ते हैं तो उसको भी ऐसे ही धर्म के नौटंकी करने वाले लोगों ने उसको गोमूत्र से धोया, गंगा जल से धोया। क्या गोमूत्र अखिलेश यादव एक्स सीएम से ज्यादा महत्वपूर्ण था? इसीलिए बहन जी इस इतिहास को अगर सही माने में जमीनी हकीकत के तौर पर समझा होता तो शायद इस प्रकार का बयान नहीं देती। दरअसल मायावती को लग रहा है कि सपा अगर शूद्र वाली लाइन पर आगे बढ़ी तो सबसे ज्यादा मुश्किल बसपा को ही होगी, क्योंकि सपा की कोशिश यादव मुस्लिम वोट, दलित और अति पिछड़े वोट को जोड़ने की है। और जिस तरह से मायावती का वोट चुनाव दर चुनाव घट रहा, सबसे बड़ा खतरा उन्हीं पर मंडरा रहा, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा शूद्र वाला युद्ध महायुद्ध बनता जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि जो शूद्र वाला युद्ध चल रहा है वो कैसे रामचरितमानस से शुरू हुआ और फिर कैसे शूद्र वाले बयान पर संग्राम शुरू हो गया। इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव, सीएम योगी और मायावती ने क्या क्या कहा है, इसे भी समझ लीजिए। मानस पर सवाल पर सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा वो आपको बता देते हैं। उनका कहना है कि हमने कभी रामचरितमानस का विरोध नहीं किया है, सिर्फ कुछ आपत्तिजनक अंश हटाने की बात कही और शूद्र वर्ण के सम्मान की बात क्या की, मानो पहाड़ टूट गया। ना समझ लोग तोड़ मरोड़ कर बात कर रहे हैं। अब देखिए, इस पर अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। उनका ये कहना है कि हम रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। सीएम बताएं कि शूद्र कौन है और ताड़ना का मतलब क्या है, ताड़ना शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है। अब देखिए, इसी पर योगी आदित्यनाथ यानी कि मुख्यमंत्री का क्या बयान सामने आया है वो भी आपको बता देते हैं। यूपी के विकास से ध्यान हटाने की कोशिश की गई है, सीएम का ये कहना है, और जिनकी पहचान का संकट उन्होंने मुद्दा उठाया है। अखिलेश को जवाब दूंगा जब उन्हें जरूरत होगी, और अराजकता पैदा करने वालों को क्या जवाब दिया जाए, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। अब देखिए, इस पूरे संग्राम पर मायावती भी कूद गई है। उनका ये कहना है कि कमजोर वर्गों का रामचरितमानस और मनुस्मृति ग्रंथ नहीं है। भारतीय संविधान कमजोर और उपेक्षित वर्गों का ग्रंथ। बाबा साहिब ने शूद्र रही SC ST OBC की संज्ञा दी। शूद्र कहकर समाजवादी पार्टी अपमान ना करे। तो मायावती ने इस तरीके से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। और सीएम योगी का बयान भी आपने सुना कि उनका क्या कुछ कहना है। और अब बात है स्वामी का एक्शन अवतार और गौमांस के खिलाफ ललकार, क्योंकि एक तरफ शूद्र वाले मोर्चे पर जंग छिड़ी है तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य 85 बनाम 15 का एजेंडा सेट करने में लगे हैं। क्योंकि आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले ने कुछ दिन पहले भारत में रहने वाले सभी लोगों को हिंदू बताया था। अब दत्तात्रेय होसबोले के इसी बयान के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहते हुए मोर्चा खोल दिया है कि इससे न सिर्फ आदिवासी, दलित और पिछड़ों का अपमान किया जा रहा है, बल्कि जो गौमांस खाते हैं उन्हें भी अपमानित किया जा रहा है। भारत में कितने जनजातियां हैं? 600 से अधिक। दक्षिण में, उत्तर में, पूर्वांचल में कई जगह पर उनको आप हिंदू नहीं है ऐसे कहलाने का, उकसाने का कार्य लोगों ने किया। भारत विरोधी ताकतों ने, ठीक है, वो गोमांस खाए होंगे मजबूरी। स्वामी का एक्शन अवतार, गोमांस के खिलाफ ललकार। दत्तात्रेय होसबोले ने बताया था हिंदू स्वामी की सियासत का नया केंद्र बिंदु। क्या इस देश में रहने वाला हर इंसान हिंदू है? ये सवाल इस वक्त सियासत का नया केंद्र बिंदु बन गया है।
क्योंकि जब से संघ कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को हिंदू बताया, उत्तर प्रदेश का सियासी पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। क्योंकि पहले सपा सांसद ST हसन ने निशाना साधा और अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे गोमांस से जोड़ते हुए 97% हिंदुओं को अपमानित करने वाला बताया। इसे स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट से समझ सकते हैं, जो दत्तात्रेय होसबोले के बयान के पलटवार में आया। इस ट्वीट में स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा कि देश की समस्त महिलाएं और शूद्र समाज यानी आदिवासी, दलित, पिछड़े, जो सभी हिंदू धर्मावलंबी ही हैं और जिनकी कुल आबादी 97% है, वो तो अपमानित किया ही जा रहा। गोमांस खाने वालों को हिंदू बताकर उन्हें भी अपमानित करने का इरादा है। इस ट्वीट के आखिर में दत्तात्रेय होसबोले पर तंज भी कसा। हसबोले जी जैसे बड़े नेता को आज ये कहना पड़ा कि गोमांस खाने वाले भी आए, हिंदू धर्म उनको स्वीकार करेगा, तो हम हसबोले जी से केवल इतना ही कहना चाहते हैं, अगर सही मायने में आप हिंदू धर्म के रक्षक हैं, आप हिंदू धर्म के हितैषी हैं, तो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को धर्म की आड़ में जो गाली दिया जा रहा है, इस पर प्रतिबंध लगवाइए। गौरतलब है कि दत्तात्रेय होसबोले ने जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू थे। हालांकि उनकी पूजा के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन उन सभी का DNA एक ही है। दत्तात्रेय ने अपने बयान को यही नहीं खत्म किया, उन्होंने घर वापसी को लेकर भी बड़ी बात कह दी। देखो, जो जिनके पूर्वज हिंदू हैं वो हिंदू हैं, वो आज कौन से पूजा पाठ करता है, उनके क्या अभिपंथ है, वो हमारे विचार नहीं है। जिनके पूर्वज हिंदू हैं वो हिंदू हैं, जो स्वयं को हिंदू मानता है वो हिंदू है। और तीसरा भी एक है, हम जिनको हिंदू कहते हैं वो हिंदू है। आरएसएस के दत्तात्रेय होसबोले के बयान ने एक ऐसी जंग छेड़ी कि जिसमें सपा MLC स्वामी प्रसाद मौर्य भी कूद पड़े और दत्तात्रेय के बयान को हिंदुओं का अपमान तक बता डाला। यानी साफ है कि बयानों की जंग ये फिलहाल थमने वाली नहीं है और माहौल में गर्माहट बरकरार रहेगी। चूंकि सियासत के मैदान में बयानों के सहारे बड़ा बनने की होड़ जो मची है। लेकिन जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू वाले बयान के खिलाफ मोर्चा खोला, उससे सवाल बड़ा हो गया कि क्या सपा ने तय कर लिया है कि वो इस लड़ाई को 85 बनाम 15 करके ही रहेगी। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब से रामचरितमानस पर बयान दिया है, भाजपा को दलित और पिछड़ा विरोधी बताने का कोई मौका नहीं छोड़ा। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अब यहाँ तक कहने लगे हैं कि भाजपा इतनी पिछड़ा विरोधी है कि उसने अखिलेश यादव के चुनाव हारने के बाद उनके आवास को गोमूत्र से धुलवाया था। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बाद कालिदास मार्ग छोड़ते हैं, तो उसको भी ऐसे ही धर्म के नौटंकी करने वाले लोगों ने उसको गोमूत्र से धोया, गंगा जल से धोया। क्या गोमूत्र अखिलेश यादव एक्स CM से ज्यादा महत्वपूर्ण था? इसीलिए बहन जी, इस इतिहास को अगर सही माने में जमीनी हकीकत के तौर पर समझा होता तो शायद इस प्रकार का बयान नहीं देती। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ये नहीं बोले। जब ऐसा हुआ था तब वो भाजपा की उसी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। अब सवाल इस बात का है कि जिस तरह से अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को इतना मान और सम्मान दे रहे, क्या इससे उन्हें फायदा होगा? क्योंकि जिस तरह से स्वामी लगातार हमला बोल रहे, उसे देखकर लग रहा है कि सपा ने नंबर 2 वाली हैसियत उन्हीं को दे रखी है। और ये सब तब है जब पार्टी का एक बड़ा धड़ा स्वामी के खिलाफ है। लेकिन अखिलेश ने न सिर्फ स्वामी का साथ दिया है, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय महासचिव भी बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात 24 से पहले भाजपा का चौका, सपा ने गंवाया बड़ा मौका। क्योंकि जब 30 जनवरी को MLC की 5 सीटों पर वोट डाले गए, तब सबकी नजर इस बात पर टिकी थी कि इस लड़ाई में क्या सपा भाजपा को टक्कर दे पाएगी। क्योंकि सपा की नजर विधान परिषद में विपक्ष की उस कुर्सी पर थी जिससे सपा सिर्फ एक कदम दूर थी। लेकिन सपा ने ये बड़ा मौका गंवा दिया, क्योंकि 5 में से 4 सीट जहां भाजपा ने जीती, वहीं जो एक सीट बची थी उस पर भी सपा की साइकिल चौथे नंबर पर थी। से पहले भाजपा का चौका, सपा ने गंवाया बड़ा मौका।
जीत से भगवा ब्रिगेड का जोश हाई, सपा कैसे जीतेगी, आगे की लड़ाई। एमएलसी चुनाव में जीत का डंका बजाकर भाजपा ने एक बार फिर साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में उसे टक्कर देना अभी किसी के वश की बात नहीं, क्योंकि भाजपा ने कानपुर स्नातक खंड की सीट को छोड़कर बाकी सभी चारों सीट पर जीत का परचम लहरा दिया है। अपने सहयोगियों और दोस्तों पर गर्व है। ये जीत हमारे सहयोगियों के शौर्य और पराक्रम की जीत है। इस जीत में एक बड़ा जनादेश मिला है। हमारी जिम्मेदारी बड़ी है कि हम सभी को साथ लेकर चलें। स्नातक मतदाताओं को जीत का श्रेय दूंगा, और क्योंकि पार्टी का मैं प्रत्याशी हूँ तो पार्टी के आशीर्वाद के बिना तो मैं प्रत्याशी नहीं बन सकता था, तो इसलिए पार्टी को श्रेय है पूरा। लेकिन उसी क्रम में जो मतदाता हैं वही निर्णायक होते हैं, तो समस्त स्नातक मतदाताओं को मैं इसका श्रेय दूंगा। जितनी चर्चा भाजपा की जीत की हो रही, उतनी ही चर्चा कानपुर शिक्षक एमएलसी सीट पर निर्दलीय जीत दर्ज करने वाले राज बहादुर चंदेल की हो रही, जिन्होंने छठी बार चुनाव जीता है। आंदोलन भी मैंने किए समय समय पर। 10 में हमने संगठन ओम प्रकाश शर्मा से अलग होकर के बनाया, निर्दलीय जीते। 3 बार शर्मा गुट से जीते, 3 बार निर्दलीय जीते, 10 में जीते, 17 में जीते, 23 में जीते। लेकिन इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बड़ा मौका गंवा दी, क्योंकि सबकी नजर इस बात पर टिकी थी कि सपा अगर एक सीट जीत लेती तो उसे विधान परिषद में विपक्ष की कुर्सी मिल जाती। इसके लिए सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने खूब जोर भी लगाया था, लेकिन सपा की हालत इतनी पतली हो गई कि जिस कानपुर से नरेश उत्तम पटेल ने अपना अभियान शुरू किया था, उस कानपुर में सपा 670 वोट से आगे नहीं बढ़ पाई। हालांकि अखिलेश यादव को इसमें भी साजिश नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर ले और बेईमानी के लिए बधाई एक दूसरे को दें। ये कोई पहला चुनाव उत्तर प्रदेश नहीं देख रहा है। इससे पहले भी चुनाव आपने देखे होंगे, जिसमें जिला पंचायत का आपने देखा कैसे भागते रहे, जिला पंचायत सदस्यों की कीमत लगती रही। विधान परिषद की 5 सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने चौका लगाया है, यानी 5 में से 4 सीटों पर भाजपा का कमल खिला है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी जो इस जद्दोजहद में थी कि कम से कम एक सीट उसके खाते में आ जाए, जिससे विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी उसे वापस मिल सके, उसका इन चुनाव में खाता भी नहीं खुल सका। अब सवाल इस बात का है कि जो समाजवादी पार्टी विधान परिषद में एक सीट नहीं जीत पाई, वो निकाय चुनाव में भाजपा को टक्कर कैसे दे पाएगी। और उससे भी बड़ी बात ये कि क्या 2024 में भाजपा का रथ वो रोक पाएगी, क्योंकि मैनपुरी के होम ग्राउंड में चुनाव जीतना अलग बात है, असली ताकत का पता दूसरे की पिच पर खेलने से लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो एमएलसी चुनाव में मिली इस जीत से भाजपा का मिशन 80 फिर से एक्टिव हो गया है, क्योंकि भाजपा न सिर्फ 2024 में 80 सीट जीतने का दम भर रही है, बल्कि वो सपा को हर मोर्चे पर चुनौती देने की बात भी कह रही है। अब सवाल इस बात का है कि क्या सपा की साइकिल फिर एक बार दहाड़ के स्कोर पर रुक जाएगी, क्योंकि मैनपुरी में मिली जीत के बाद सपा पूरे जोश में थी कि उसका दावा था कि वो एमएलसी चुनाव में भी भाजपा के सामने एक बड़ी लकीर खींचेगी। लेकिन सपा एमएलसी चुनाव में हर मोर्चे पर फेल हो गई। भाजपा का मिशन 80 ऑन, हार पर अखिलेश एंड कंपनी मौन। दिल्ली में हैट्रिक की तैयारी, साइकिल पर भगवा ब्रिगेड फिर पड़ी भारी। एमएलसी चुनाव में मिली जीत ने भाजपा के मिशन 80 को फिर एक बार रफ्तार दे दी है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने गोरखपुर, बरेली, झांसी और कानपुर उन्नाव की सीट पर जीत का डंका बजाया, भाजपा का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्योंकि अब तक न सिर्फ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से लेकर हर एक सांसद और विधायक ये कहने लगे हैं कि इस बार भाजपा को यूपी में 80 सीट जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा वर्ग उसने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, और ये 2023 का विधान परिषद का चुनाव नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज है। और जिस प्रकार से सपा का सूपड़ा विधान परिषद के चुनाव में साफ हुआ है,
वैसे ही लोकसभा के चुनाव में साफ हो जाए। प्रचंड बहुमत से जीत के लिए मैं सभी मतदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की लॉ एंड ऑर्डर की है। मैं बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूं विजयी प्रत्याशियों को। इंटेलेक्चुअल्स का चुनाव माना जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर ये नतीजे, हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, लोगों का लगाव बीजेपी के प्रति बढ़ा है। समाजवादी पार्टी जो 5 सीटें जीतने का द्वंद्व भर रही थी, उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें स्पष्ट संदेश देने का काम किया है कि अब उत्तर प्रदेश में विकास का एजेंडा चलेगा। अराजकता का, गुंडागर्दी का, समाज में टकराव तनाव पैदा करने वाला और धार्मिक ग्रंथों के प्रति अपमानजनक व्यवहार करने का एजेंडा अब नहीं चलेगा। 75 सीट जो निश्चित रूप से हम पार करेंगे इस बार। हमने जो है 2014 में 73 सीटें हमारे गठबंधन ने प्राप्त की थी, उसको कुछ ना कुछ तो हम बेटर करेंगे और 1-2 सीटें रह सकती हैं। 80 का लक्ष्य लेकर के चलेंगे और बिल्कुल क्लीन स्वीप हम लोकसभा के चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर करेंगे। दरअसल भाजपा ने 2024 में अपने लिए 80 सीट जीतने का टारगेट सेट किया है, लेकिन जब मैनपुरी में उपचुनाव हुआ और सपा ने भाजपा को रिकॉर्ड तोड़ मतों से हराया, तब भाजपा का यह कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगा गया था। लेकिन एमएलसी चुनाव जीत से भाजपा का आत्मविश्वास न सिर्फ वापस लौट आया है बल्कि और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जिन 5 सीटों पर नतीजे आए उसमें पहले भाजपा सिर्फ 3 सीटों पर ही जीती थी। उधर समाजवादी पार्टी समझ नहीं पा रही कि आखिर उसकी कोशिश में कहां कमी रह गई। जिंदगी में चांस आते ही रहते हैं, हार जीत तो होती रहती है। कुछ वजह होती है जिसकी वजह से हार भी हो जाती है और सीटें सब जीतती भी है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का मिशन 80 यानी 80 में 80 सीटें जीतने का जो लक्ष्य है, कहीं ना कहीं एमएलसी चुनाव के नतीजे उसके लिहाज से काफ़ी अहम माने जा रहे हैं। इसे भाजपा की हुंकार के रूप में भी देखा जा रहा है और एमएलसी चुनाव में जिस तरह से भाजपा ने 5 में 4 सीटें जीती हैं, कहीं ना कहीं उससे पार्टी का जोश भी हाई है। अब सवाल इस बात का है कि क्या समाजवादी पार्टी की साइकिल फिर दहाई के स्कोर तक पहुंच पाएगी, क्योंकि भाजपा न सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाती जा रही बल्कि समाजवादी पार्टी को हर मोर्चे पर हराती जा रही और अब उसकी नजर दिल्ली में, जिसके लिए भाजपा ने अभी से अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।